हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक बियॉन्ड द फ्रंटियर्स, सीमाओं से परे। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि मुग़ल शासक थे, मुग़ल रूलर्स थे, उनके अपने जो नेबरिंग थे, उनके पड़ोसी देश थे, उनके साथ में कैसे उनके रिलेशन थे। क्योंकि कहीं ना कहीं जो मुग़ल क्रॉनिकल्स हैं उनमें हमने देखा है कि जो मुग़ल रूलर्स थे उन्होंने इतने बड़े बड़े टाइटल लिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शहंशाह, किंग ऑफ किंग्स, ठीक है, राजाओं के राजा। जहांगीर वर्ल्ड सीजर, विश्व को जीतने वाला। शाहजहां किंग्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व का राजा, संपूर्ण विश्व पर शासन करने वाले राजा। इस तरीके के टाइटल हमें मुग़लों के क्रॉनिकल्स में, मुग़ल जो इतिवृत्त हैं वहाँ पे मुग़ल शासकों के लिए देखने को मिलते हैं। यानी इनसे जो इतिहासकार हैं वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मुग़ल शासक हैं उन्होंने संपूर्ण विश्व पर या पूरे वर्ल्ड पर उन्होंने शासन किया। ठीक है, तो इन क्रॉनिकल से हमें उनके जो नेबरिंग हैं, जो पड़ोसी देश हैं, उनके साथ में जो रिलेशन थे या उनके जो संघर्ष थे उनके बारे में भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों से पता चलते हैं। तो देखते हैं इसमें, द सेम कंटेम्प्रेरी हिस्ट्रीज प्रोवाइडेड अकाउंट्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एंड कॉन्फ्लिक्ट विद नेबरिंग पॉलिटिकल पावर। कि ये जो कंटेम्प्रेरी हिस्ट्रीज़ हमारे पास हैं, जो इतिहास हमारे पास है उस समय का, उससे न केवल हमें मुग़लों के बारे में, ना केवल उनकी उपाधियों के बारे में, बल्कि हमें उनसे जो अन्य जो राजनीतिक पावर, पॉलिटिकल पावर है, हम कह सकते हैं जो पड़ोसी देश हैं, उनके नेबरिंग हैं, उनसे उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन और उनके कॉन्फ्लिक्ट यानी उनके संघर्ष के बारे में पता चलता है। ये जो क्रॉनिकल्स हैं जिनके बारे में हमने देखा है यहाँ से ही। ठीक है, तो जैसा कि इन क्रॉनिकल्स में मुग़ल शासकों को बहुत विश्व विजेता के रूप में दिखाया गया है कि उन्होंने विश्व को जीत लिया था, तो वहीं हमें इन्हें दूसरे पड़ोसी देशों के साथ इनके रिलेशन के बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कांधार के बारे में। फर्स्ट है द सफ़ाविद एंड कांधार, सफ़ावी और कांधार। ठीक है, कांधार जो है वो एक अफ़गानिस्तान की एक, कांधार वाज ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द सफ़ाविद एंड द मुग़ल। तो आप इसमें देखोगे कि जो कांधार है वो मुग़ल शासकों और सफ़ाविदों के बीच कहीं ना कहीं एक विवाद का कारण रहा है। ठीक है, विवाद का कारण रहा है। क्यों रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है? कि कांधार है, जैसे हमने बात की कि वो अफ़गानिस्तान का एक शहर है। ठीक है, और अफ़गानिस्तान में हिंदू कुश माउंटेन जो है, हिंदू कुश पर्वत श्रृंखलाएँ पड़ती हैं। तो जहाँ पे भी देखने वाली बात है कि जो हिंदू कुश माउंटेन है that separated Afghanistan from the region of Iran and Central Asia, कि जो हिंदुकुश माउंटेन है, हिंदुकुश पर्वत है, वो अफ़गानिस्तान को, अफ़गानिस्तान का जो क्षेत्र है उसको ईरान से और सेंट्रल एशिया से, जो मध्य एशिया है, उनसे अलग करता है। हिंदुकुश पर्वत जो अफ़गानिस्तान में पड़ता है। और इंडिया आने वाले सभी लोगों को, जो बाहर से इंडिया में आना चाहते हैं, उनको हिंदुकुश माउंटेन को क्रॉस करना पड़ता था, उसको पार करना पड़ता था, जो लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल भरा होता था। तो आसपास के जितने भी देश थे, जिनमें हम ईरान और जो सफ़ावी कह सकते हैं जिनको, प्लस में इधर इंडिया, सभी ये चाहते थे कि उनका हिंदुकुश पर्वत या फिर जो अफ़गानिस्तान काबुल कांधार वाला क्षेत्र है उस पर उनका ही अधिकार हो। ठीक है, देखते हैं इसमें, ए कंस्टेंट एम ऑफ मुग़ल पॉलिसी वाज टूवर्ड ऑफ दिस पोटेंशियल डेंजर बाई कंट्रोलिंग स्ट्रेटेजिक आउटपोस्ट नोटेबली काबुल एंड कांधार। कि जो मुग़ल थे उनकी क्या पॉलिसी थी, मुग़लों की क्या नीति थी कि जो बाहर से होने वाले आक्रमण या फिर जो सामरिक, आप कह सकते हो संभावित एक खतरा था, एक संभावित खतरा था, उसके लिए, उस खतरे से बचने के लिए मुग़ल जो सामरिक चौकियां हैं, ठीक है, फौजियों की जो चौकियां बनाई जाती हैं, वो चौकियां कहाँ पे बनाई जाएं? काबुल और कांधार में, काबुल और कांधार में बनाई जाएं, जिससे ये जो संभावित खतरा है कि बाहर से आने वाले जो आक्रमण होते हैं उनको रोका जा सके। ठीक है, तो इधर इंडिया ये चाहता था कि इसको, जो अफ़गानिस्तान वाला एरिया है वो इंडिया के पार्ट में या फिर मुग़लों के हिस्से में होना चाहिए। ठीक है, द फोर्ट्रेस टाउन हैड इनिशियल बीन इन द पोजीशन ऑफ हुमायूं, कि हमेशा से ही ये जो किलेबंदी शहर था ये हुमायूं के अंडर रहा है, यानी हुमायूं का इस पर अधिकार रहा है, हमेशा से हुमायूं ने इस पर शासन किया था। ठीक है, रिकॉन्क्वेस्ट इन 1595 बाई अकबर,
और अकबर ने इसको 1595 में 1595 में दोबारा से पुनर्विजित किया। दोबारा से इस क्षेत्र को अकबर ने जीत लिया था, जो पहले हुमायूं के अधिकार में था, बाद में वो सफावियों के हाथ में चला गया था। ठीक है, नेक्स्ट इसमें इन 1613 जहांगीर सेड ए डिप्लोमेटिक एनवॉय टू द कोर्ट ऑफ शाह अब्बास टू प्लीड द मुगल केस फॉर रिटेनिंग कांधार। कि 1613 में 1613 में जहांगीर ने एक डिप्लोमेटिक एनवॉय, एक राजनयिक दूत भेजा, कहाँ पे? शाह अब्बास के कोर्ट में। जो सफावी शासक हुए हैं शाह अब्बास, उनके कोर्ट में एक राजनयिक दूत भेजा, और इस विचार के साथ या इस प्रार्थना के साथ कि जो कांधार है उसको मुग़लों के अधीन ही रखा जाए, जो पहले से ही मुग़लों के अधीन चलता आ रहा है, जिसमें पहले हुमायूं का शासन था, उसके बाद अकबर ने उसको जीता, और अब जहांगीर के टाइम पीरियड में भी उसको मुग़लों के अधीन ही रखा जाना चाहिए। बट द मिशन फेल्ड। ये जो मिशन था, इस राजदूत को भेजा गया था, ये मिशन फेल हो गया। ठीक है, ये इसको सफलता नहीं मिली, ये कामयाब नहीं हुआ। ठीक है, इन द विंटर ऑफ 1622 ए पर्शियन आर्मी बसीज्ड कांधार। 1622 की जो सर्दियां थी, विंटर का जो मौसम था, उसमें एक पर्शियन आर्मी ने, फारसी सेना थी, उन्होंने कांधार को घेर लिया। कांधार था उसको घेर लिया। ठीक है, जिसके बाद में मुग़ल जो सेना थी या फिर जो मुग़ल शासन था वो पूरी तरीके से इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था, और लास्ट में जो कांधार था वो सफावी को देना पड़ा। बाद में ये सफाविदों के पास में चला जाता है, मुग़ल शासक इसको अपने अधीन नहीं रख पाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कांधार। नेक्स्ट है द ओटोमन पिलग्रिमेज एंड ट्रेड। ओटोमन साम्राज्य, तीर्थ यात्रा और व्यापार। जहाँ ओटोमन साम्राज्य की बात करें तो मुग़लों के हमेशा से ही ओटोमन साम्राज्य के साथ अच्छे रिलेशन रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ओटोमन में जो मक्का और मदीना थे, वहाँ पे इंडिया से भी लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे, या फिर व्यापार करने के लिए लोग भी जाते रहे हैं। देखते हैं इसमें द मुगल्स द कंसर्न टू एंश्योर द फ्री मूवमेंट्स ऑफ मर्चेंट्स एंड पिलग्रिमेज इन द टेरिटरीज अंडर ओटोमन कंट्रोल। कि मुग़लों ने हमेशा से ये चिंता की, या फिर मुग़ल हमेशा से ये विश्वास रखते थे, ऐसा चाहते थे कि ओटोमन साम्राज्य के अंदर आने वाले, जो ओटोमन कंट्रोल में जो क्षेत्र आ रहे हैं, उनमें भारत की ओर से या मुग़लों की ओर से जाने वाले जो मर्चेंट्स हैं या फिर जो तीर्थ यात्री हैं, वो फ्री जा सके। ठीक है, उन पर कम से कम कर लगाया जा सके, और इस विश्वास के साथ में कि वहाँ जाने के बाद में इनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, या किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा टैक्स इनसे नहीं लिया जाएगा, व्यापार पे कोई टैक्स नहीं लगाए जाएंगे, तीर्थ यात्रा पे कोई टैक्स नहीं लगाए जाएंगे। तो अपने इस फ़ायदे के लिए मुग़लों ने हमेशा से ही ओटोमन के साथ अपने जो रिलेशन थे वो अच्छे रखे थे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कि ओटोमन साम्राज्य का जब हम बात करते हैं कि कौन कौन से एरिया इसमें आ रहे थे। ठीक है, देयर वर इम्पोर्टेंट पिलग्रिमी सेंटर मक्का एंड मदीना वर लोकेटेड। और यहाँ पे जो ओटोमन में मक्का और मदीना के जो अब तीर्थ यात्रा स्थल थे, उनके स्थित होने के कारण, उनके लोकेटेड होने के कारण भी मुग़ल थे, उनका ध्यान ज़्यादा ओटोमन साम्राज्य पे बना रहता था, क्योंकि ज़्यादातर मुग़ल एम्पायर से लोग मक्का और मदीना जाते रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है मुगल्स एनकरेज द एक्सपोर्टिंग ऑफ वैल्यूएबल मर्चेंडाइज टू अदन एंड मोखा द पोर्ट्स ऑफ द रेड सी। कि जो मुग़ल शासक थे वो हमेशा से ही चाहते थे कि रेड सी, लाल सागर के जो दो बंदरगाह थे अदन और मोखा, उनसे भारत से बहुमूल्य चीज़ें निर्यात की जाएं, उनसे वहाँ से बेची जाएं। ठीक है, उन्होंने हमेशा ही अदन और मोखा जो बंदरगाहें थी उसको इस चीज़ के लिए प्रोत्साहन किया कि वहाँ से बहुमूल्य वस्तुएं बेची जाएं। ठीक है, और वहाँ से जो बहुमूल्य वस्तुएं बेची जाती थी, उस व्यापार से जितना भी उनको प्रॉफिट होता था, जो लाभ होता था, या उस सभी को, उस जो फंड को वो चैरिटी में दे देते थे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोसीड ऑफ द सेल्स इन चैरिटी टू द कीपर ऑफ शेराइन एंड रिलीजियस मैन। कि इन बंदरगाहों से जो निर्यात किया जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था, उसके बदले जो भी प्रॉफिट मिलता था, जो फंड मिलता था, उसको वहीं पे ही, कहाँ पे, अरब में, या फिर हम कह सकते हैं ओटोमन साम्राज्य जो मक्का और मदीना के क्षेत्र थे उनमें ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था, उनको बांट दिया जाता था। किस में? जो रिलीजियस धार्मिक व्यक्ति थे, संत थे, ऐसे लोगों को दान पुण्य के लिए दे दिया जाता था। ठीक है, लेकिन
जब औरंगजेब को इसके बारे में पता चला, इस फंड के बारे में पता चला कि ऐसे वहाँ से इतना फंड मिलता है और उसको वहीं चैरिटी में दे दिया जाता है, तो औरंगजेब ने इसका विरोध भी किया था। क्यों? औरंगजेब फेवर्ड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया बिकॉज ही बिलीव्ड दैट वाज एज मच ए हाउस ऑफ गॉड एज मक्का। औरंगजेब ने इस चीज़ का विरोध किया कि वहाँ पे इस फंड को नहीं बांटना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस फंड को कहाँ पे बांटना चाहिए? इंडिया में, डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, इंडिया में इसको बांटना चाहिए। और उनका विश्वास था कि जैसे मक्का ईश्वर का घर है, भगवान का घर के रूप में पूजा जा रहा है, वैसे ही इंडिया जो है वो भी भगवान का ही घर है। वैसे ही जैसा मक्का है, तो वो फंड जो वहाँ पे बांटा जा रहा है, लोगों को दिया जा रहा है अनुदान में, उसको इंडिया में क्यों नहीं बांटा जा सकता। और आगे चल के औरंगजेब ने इस फंड को बंद कर दिया था। तो इसमें जेसुइट एट द मुगल कोर्ट, मुगल दरबार में धर्म प्रचारक, ठीक है। यूरोपियन रिसीव्ड नॉलेज ऑफ इंडिया थ्रू द अकाउंट ऑफ जेसुइट मशीनरीज, ट्रेवल्स, मर्चेंट्स एंड डिप्लोमेट। कि यूरोपियन लोगों को इंडिया के बारे में जानकारी किन से मिली? जो जेसुइट मशीनरीज थी, जो जेसुइट पादरी यहाँ पे आते थे उनसे, जो ट्रेवलर्स थे, यात्री थे उनसे, या फिर जो व्यापारी थे, मर्चेंट्स, या डिप्लोमेट जो राजनयिक लोग यहाँ पे आते थे, दूतों को यहाँ पे भेजा जाता था, उनके विवरण से, उनके यात्रा वृत्तांत से ही इंडिया के बारे में यूरोपियन लोगों को जानकारी मिली। और जैसा कि हम देखते हैं कि 15वीं सेंचुरी में, 15वीं शताब्दी में यूरोपियंस लोग इंडिया में आने स्टार्ट भी हो गए थे, ठीक है। सबसे पहले इंडिया में आए जो यूरोपियन, वो पुर्तगाली थे, पुर्तगीज़ लोग सबसे पहले यहाँ पे आए, ठीक है। नेक्स्ट है द पुर्तगीज किंग वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन द प्रोपगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी विद द हेल्प ऑफ द मशीनरी ऑफ द सोसाइटी ऑफ जीसस। कि जो पुर्तगीज़ किंग थे, पुर्तगाली शासक थे, वो भी जो जेसुइट मशीनरी थी, धर्म प्रचारक थे, उनकी हेल्प से इंडिया में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, ठीक है। सोसाइटी ऑफ जीसस, इनको जेसुइट नाम से भी जाना जाता है, इसके जो फॉलोअर्स हैं उनको जेसुइट कहा जाता है, ठीक है। तो इनकी हेल्प से जब पुर्तगाली लोग यहाँ पे आए तो वो इनकी हेल्प से धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। दूसरे, जब भी पुर्तगाली इंडिया में आए तो इनके क्या एम थे, किस मकसद से यहाँ पे आए थे? तो ये या तो व्यापार करने के लिए, दूसरा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इंडिया में आए थे। जैसे जैसे आप देखोगे ये जो ईसाई धर्म प्रचारक इंडिया में बढ़े, उसी के साथ में उस टाइम में जैसे मुग़ल साम्राज्य हमारा चल रहा था, तो मुग़लों में भी इस चीज़ के लिए इंटरेस्ट पैदा हो गया, वो भी इन धर्मों के बारे में जानना चाह रहे थे, ठीक है। अकबर वाज क्यूरियस अबाउट क्रिश्चियनिटी एंड डिस्पैच एन एम्बेसी टू गोवा टू इनवाइट ज्यूसिस्ट प्रीस्ट। अकबर ईसाई धर्म के बारे में जानने को बहुत ही उत्सुक थे, यानी वो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते थे। और इसी वजह से इन्होंने एक दूत मंडल, एक एम्बेसी को गोवा भेजा, ताकि वो जेसुइट पादरी वहाँ पे आए हुए हैं उनको इनवाइट कर सके कि वो राजा से आके मिले उनकी राजधानी में, ठीक है। तो अकबर ने ये किया, ठीक है। नेक्स्ट है द फर्स्ट जेसुइट मिशन रीच्ड द मुगल कोर्ट्स एट फतेहपुर सीकरी इन 1580। सबसे पहला जो जेसुइट मिशन था, जेसुइट पादरी थे, जो सबसे पहले मुग़ल कोर्ट, मुग़ल दरबार में आए, वो फतेहपुर सीकरी के दरबार में आए थे। जब फतेहपुर सीकरी में अकबर ने वहाँ पे राजधानी बनाया हुआ था फतेहपुर सीकरी को, उस टाइम पीरियड में जो पहला जेसुइट मिशन था वो मुग़ल दरबार में आया, ठीक है। कब? 1580 में, 1580 में, ठीक है। टू मोर मिशन वर सेंड टू द मुग़ल कोर्ट्स एट लाहौर इन 1591 एंड 1595। इसके अलावा, यानी पहला तो यहाँ पे आया 1580 में, इसके अलावा दो और मिशंस यहाँ पे आए थे, जो धर्म प्रचारक यहाँ पे आए थे। मुग़ल कोर्ट जब लाहौर में लगता था, ठीक है, जब लाहौर कैपिटल थी, 1591 और 1595 में दो मिशन यहाँ पे और आए थे, ठीक है। जो फर्स्ट जेसुइट मिशन यहाँ पे आया था 1580 में, ये 2 साल तक मुग़ल दरबार में रुका, मुग़ल साम्राज्य में रुका था, ठीक है। इसके बाद में आप देखोगे जैसे जैसे ये धर्म प्रचारक मुग़ल साम्राज्य में आए, मुग़ल दरबार में आए, तो अकबर ने इन्हें अपने साम्राज्य में जगह दी। और देखने को मिलता है कि जब भी अकबर फ्री रहते थे किसी काम से, तो वो ये जेसुइट जो पादरी थे, जेसुइट प्रीस्ट थे, इनके साथ में बातचीत करते थे, इनके धर्म को जानने की इच्छा रखते थे। दूसरा क्या है कि जो मुस्लिम धर्म के उलेमाज थे, जो उलमा थे, उनके साथ भी इनकी डिबेट चलती रहती थी, वाद विवाद चलता रहता था। दूसरा, जब
मुग़ल कोर्ट लगता, मुग़ल दरबार लगता, तो जो ये जेसुइट पादरी थे इनको राजा के जो सिंहासन है, थ्रोन, उसके पास में इनको बैठाया जाता था, यानी इतनी रिस्पेक्ट इनको दी जाती थी। और अदर टाइटल्स भी इन लोगों को दिए गए हैं, ठीक है। आप अगर देखोगे इनके बारे में तो इनको टाइटल्स भी इनको दिए जाते रहे, उपाधियाँ राजा के द्वारा भी दिया जाता रहा है। दूसरा है कि जो शासकों के जैसे जो भी राजकुमार होते थे, जो बच्चे होते थे, ये उनको भी शिक्षा देते थे, ठीक है। इनको उनकी शिक्षा के लिए भी नियुक्त किया जाता था ताकि ईसाई धर्म की जो अच्छाइयाँ हैं वो उनको सिखा सके। तो ये हो गया आपका जेसुइट एट द मुग़ल दरबार में जो जेसुइट पादरी लोग आए हैं, जेसुइट धर्म के या फिर जो ईसाई धर्म के धर्म प्रचारक आए थे उनके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है हमारा क्वेश्चनिंग फॉर्मल रिलीजन, औपचारिक धर्म पर प्रश्न, ठीक है। जैसा कि आप इसमें देखोगे कि अकबर ने अपने टाइम पीरियड में या हम कहीं मुग़ल शासकों ने अपने टाइम में बहुत सारे धर्मों को फॉलो किया है। जैसे हम यहाँ पे अकबर का ही एग्जांपल लेते हैं कि अकबर ने ईसाई धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, सभी का एक मिला जुला रूप उन्होंने प्रस्तुत किया, ठीक है। जिसके बारे में हम सुलह कुल भी हमने जो पढ़ा था, जिसमें सभी धर्मों की मिली जुली नीतियाँ उन्होंने बनाई थी। तो कहीं ना कहीं इस दोनों चीज़ों के हमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही पॉइंट देखने को मिलते हैं। जैसा कि जब अकबर ने जो बाकी के धर्म थे उनको अपनाना स्टार्ट किया, उनको फॉलो करना स्टार्ट किया, तो यही मैसेज उन्होंने लोगों को भी दिया कि आप भी इन धर्मों की अच्छी बातों को फॉलो करो। तो इससे क्या हुआ कि जो बाकी धर्मों के लोग थे, जो अदर रिलीजियस थे, उन्होंने अपना अपमान महसूस किया कि ये उनकी बेइज्जती है कि वो बाहर से आए हुए जो जेसुइट प्रीस्ट हैं इनको ज़्यादा सम्मान दिया जा रहा है और बाकी धर्मों को कम सम्मान दिया जा रहा है। और अक्सर इनको लेकर आपस में वाद विवाद भी होने लगा था, डिबेट्स इनके होती थी। जहाँ हम इबादत खाना की बात करते हैं, जो अकबर ने जिसको बनाया था इबादत खाना, तो अलग अलग धर्मों के लोग वहाँ पे, जो धर्मों के आप कह सकते हो मेन जो हेड होते थे वो वहाँ पे होते थे, ठीक है। वो लोग धर्मों की बातें करते थे, वाद विवाद करते थे। उसके बाद कभी कभी वाद विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था कि उसमें आप कह सकते हो दंगे भी स्टार्ट हो जाते थे, लोग आपस में झगड़ना स्टार्ट कर देते थे। इस तरीके के दंगे भी देखने को मिले हैं। दूसरा है कि सभी धर्म अपने आप को एक अपमानित महसूस करते थे कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनको बेइज्जती उनकी की जा रही है। लेकिन दूसरा है प्लस पॉइंट हम देखेंगे कि अकबर ने जो सभी धर्मों को फॉलो किया या सभी धर्मों को अपने राज्य में जगह दी, उसका हमें एक ये देखने को मिलता है कि सभी धर्मों में जो अच्छी बातें थी अकबर ने या मुग़ल शासकों ने उन्हीं को मानना स्टार्ट किया। और कहीं ना कहीं ये मुग़ल साम्राज्य का जो इतना लंबा टाइम पीरियड हम पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे एक ये भी रीज़न रहा है कि इन्होंने सभी धर्मों को साथ लेकर चले, किसी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया, और इसी वजह से मुग़ल साम्राज्य इतना बड़ा और इतना विशाल बन पाया, ठीक है। इसमें एक बुक है, पुस्तक जो मुग़ल साम्राज्य में लिखी गई थी, ठीक है, मुंतखाब उत तवारीख, ये अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखी है। काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है, ठीक है, इसके राइटर और बुक का नाम। तो ये हमारा यहाँ पे मुग़ल जो एम्पायर था, किंग एंड क्रॉनिकल्स चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।